4 करोड़ नौकरियां साल भर में मिलने की बात थी। देश की अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर जा रही है ग्रोथ रेट, तो कहीं ना कहीं कहां कुछ दिखाई दे रहा है? ये बताइए। तभी तो राहुल गांधी जी बोलते रहते हैं, और उसको हम लोग को सकारात्मक लेना चाहिए कि नहीं, बोलते रहिए, बढ़िया, एकदम सही चल रहे हैं रास्ते पर। विपक्ष का काम ही यही है। देखिए, विपक्ष कहते समय हम लोग दिमाग में आना चाहिए कि चूंकि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के माध्यम से चुनाव होता है, जो दल बहुमत में आता है वो सरकार का गठन कर लेता है, और जो दल जो है जिसकी संख्या कम होती है उसको हम लोग व्यवहार में विपक्ष बोल देते हैं। लेकिन विपक्ष शब्द का प्रयोग करने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला चीज तो होता है कि विपक्ष हम उसी को बोलेंगे जिसके पास 1/10 संख्या हो, मतलब कुल सदस्य संख्या, जैसे मान लीजिए कुल सदस्य संख्या 500 कितना इस समय, 543, तो उसके पास कम से कम जो है 55 सदस्य हों, तो उसी पार्टी को हम विपक्षी पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। अब उसके विपक्षी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष हम लोग कहते हैं। और दूसरा चीज होता है कि किसी पार्टी को हम लोग विपक्ष तभी कहेंगे जिसको सदन द्वारा मान्यता दिया गया हो, जिसको जो सदन है उसे मान्यता दिया हो। यहां स्पीकर केवल नाम मात्र का मान्यता प्रदान करने वाला है। सदन की व्यवस्था, मतलब जो रूल बनाया गया है उसके तहत उसको मान्यता भी दिया गया हो, मतलब स्पीकर ही मान्यता देता है। एक तरह से स्पीकर ने मान्यता दिया। और तीसरा चीज ये होता है कि विपक्ष जो है उसका एक सिद्धांत होना चाहिए, एक उसकी नीति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकारी कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार का गठन कर ले, सरकार की रचनात्मक आलोचना कर ले, कहीं ना कहीं जो है सरकार की कमजोरियों को उजागर कर दे। तो यहां पर जो उसका एक सिद्धांत होना चाहिए, एक नीति होनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं विचारधारा होनी चाहिए, सरकार की आलोचना कर लेता हो। तो ऐसा जो 3 विशेषता रखने वाला जो दल है, उस दल को हम लोग जो है विपक्ष कहते हैं। ऐसा जो दल है जिसमें 3 विशेषताएं पाई जाएंगी उसको विपक्षी दल कहा जाएगा। और फिर जो है, अब जानते हैं कि विपक्षी दल का एक नेता होता है, तो उस विपक्षी पार्टी का जो नेतृत्व करेगा उसको जो है प्रतिपक्ष कहा जाता है, मतलब कि नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। चलें, अर्थ लिखिए। विपक्ष ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होता है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होता है, जो राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होता है, सदन के भीतर निश्चित संख्या, सदन के भीतर निश्चित संख्या ब्रैकेट में 1/10 ब्रैकेट बंद निश्चित संख्या रखता है, जिसे सदन द्वारा मान्यता दिया जाता है, जिसे सदन द्वारा मान्यता दिया जाता है, जो सरकारी कार्य करने की क्षमता रखता है, जो सरकारी कार्य करने की क्षमता रखता है,
जिसका स्पष्ट नीति आबलिक सिद्धांत होता है, जिसका स्पष्ट नीति आबलिक सिद्धांत होता है, जो सत्तारूढ़ दल की रचनात्मक आलोचना, जो सत्तारूढ़ दल की रचनात्मक आलोचना आबलिक कमजोरियों को उजागर करता है, आबलिक कमजोरियों को उजागर करता है। और उसी में एक लाइन लिख दीजिएगा कि विपक्ष के नेता को मान्यता दिया जाता है। ठीक है, अब समझिए, सदन मान्यता देगा उसको। जैसे उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राहुल गांधी जी को सदन का नेतृत्व कौन करेगा? स्पीकर। स्पीकर द्वारा उसको मान्यता दिया जाता है। और देखिए, कहीं पर संख्या ये नहीं कहा गया, ये कहा गया है कि निश्चित संख्या होनी चाहिए। कम भी संख्या हो तब भी स्पीकर चाहे तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मान्यता दे सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों में नहीं दिया गया, पिछले 10 सालों में नहीं दिया गया। इस बार दिया गया क्योंकि कांग्रेस की संख्या 99 है, तब इससे तो ज्यादा ही है, देना ही पड़ेगा। हाँ, राज्यसभा में भी होता है, उसमें भी संख्या 1/10 होनी चाहिए। अब विपक्ष की भूमिका का क्या स्वरूप है, अब एक एक जैसा समझिए। अब सब व्यवहारिक टॉपिक शुरू हो गया है, यहीं से सब ज्यादा प्रश्न आता है। अब पढ़ने में भी आनंद आएगा। अब चूंकि मैं बताया कि देखिए, जो सिलेबस हो, मैं बार बार कहता हूं कि आप परीक्षा दे रहे हैं, पर धन इच्छा है, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो पढ़ना है। आपको अपना इच्छा नहीं थोपना है। ये नहीं कि मजा आ रहा है क्लास में, मजा आ रहा है लेकिन कुछ पास हो तो हो नहीं पा रहे हैं, मजा आ रहा है लेकिन कुछ आपको लिखने में तो ढंग आया नहीं मेंस में। मजा ले लीजिए 2-3 साल, मजा लेने में कौन सा रोक है। तो मतलब बोल रहा है, दहाड़ रहा है, अपना लोग सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, इतना ही बहुत है, आशीर्वाद चल रहा है। पढ़ने वाले बच्चे भी वही हैं। अब जैसे हम लोग क्या, हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसा है ना कि पढ़ा दिया करिए पीपीटी से, हमको वहीं जाके कहीं पढ़ लीजिए, बड़े कोचिंग बढ़िया से पढ़िए। उससे क्या है कि बढ़िया, भाई मान लीजिए आपने बड़े कोचिंग से किया, पीटी की तो गारंटी है ना, पीटी तो लिख के देंगे ना क्या पीटी अवश्य पास होंगे। और थोड़ा सा और आपने अच्छा से और फीस जमा किया, बढ़िया से पढ़ा 3 साल, तो इंटरव्यू की भी गारंटी, ये लीजिए। देखते हैं ना भाई, कुछ आपको आना चाहिए ना। अब जैसा देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं, अब एक एक समझिए तो तब लिखवाऊंगा। मैं उस दिन बताया था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। कोई भी दल जो है जनता के समर्थन पर ही जो है सत्ता हासिल कर सकता है। अब जनता के समर्थन पर सत्ता हासिल कर सकता है तो जब चुनाव तो होगा ही 5 वर्ष पर, नियमित चुनाव तो होना ही है। और ऐसी दिशा में जो है सभी राजनीतिक दल अपना जो है मैनिफेस्टो प्रस्तुत करते हैं। राहुल गांधी साहब भी देखिए चुनाव के समय बोल रहे थे 5,000 रुपया महीना किसानों को दूंगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दूंगा, 1 अगस्त से जो है टकाटक पैसा आना शुरू हो जाएगा, सब गरीबी खत्म कर दूंगा, कह रहे थे ना। क्यों नहीं पास हो सकता है? पीटी वाला वीडियो देख डालते, सब पढ़ा रखा हूं, देख डालते हो, यूट्यूब पर पढ़ा तो है। तो आप देखते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और हम लोगों को अब वही चुनावी घोषणा पत्र दिखाई देता है और हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग उतना विश्वास नहीं किए राहुल गांधी पर। अब मान लीजिए राहुल गांधी साहब का या विपक्ष पार्टी का क्या भूमिका है
कि भाई हम लोगों ने कुछ आपको सीट दे दिया है, थोड़ा मजबूत कर दिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो सत्ताधारी दल है, उस चुनावी घोषणा पत्र को लेकर जो है घूमते टहलते रहिए सड़क पर, फोटो छिपा के सबको देते रहिए। इसी आधार पर तो आपने वोट दिया था। अब कितना पूरा हुआ है? 4 करोड़ नौकरियां साल भर में मिलने की बात थी। देश की अर्थव्यवस्था 8% से ऊपर जा रही है ग्रोथ रेट, तो कहीं ना कहीं कहां कुछ दिखाई दे रहा है? ये बताइए। तभी तो राहुल गांधी जी बोलते रहते हैं, और उसको हम लोग को सकारात्मक लेना चाहिए कि नहीं, बोलते रहिए, बढ़िया, एकदम सही चल रहे हैं रास्ते पर। विपक्ष का काम ही यही है। अब विपक्ष मान लीजिए सरकार की हमेशा प्रशंसा करेगा कि अब इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती है कुछ, तो फिर हम लोग बताइए उनको वोट क्यों देंगे? तो यहां पर निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करता रहे, घोषणा पत्र पर निगरानी रखे, घोषणा पत्र का फोटो छिपा के सबको देता रहे, समझाता रहे। और इस तरह से बताइए मोदी साहब को हमेशा टेंशन देता रहे, तभी तो सरकार की कार्यकुशलता बढ़ सकती है, तभी तो सरकार की तानाशाही कम हो सकती है। नंबर 1, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां जनता के प्रबल समर्थन पर ही जनता के प्रबल समर्थन पर ही सत्ता प्राप्त किया जा सकता है। जनता के प्रबल समर्थन पर ही सत्ता प्राप्त किया जा सकता है। अतः चुनाव के समय सभी दल चुनावी घोषणा पत्र चुनाव के समय सभी दल घोषणा पत्र रखते हैं, मैनिफेस्टो। और आम जनता उसी में से किसी दल का चयन कर लेती है। अतः विपक्ष का कर्तव्य है कि वह सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र पर निगरानी रखे, सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र पर निगरानी रखे, सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र पर निगरानी रखे, जिससे सरकार तानाशाही न करने पाए और उसकी कार्यकुशलता बढ़ सके। दूसरा बात समझिए, आज पानी ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, ये तो चलता ही रहेगा। हम लोगों क्या एक चीज ध्यान रखिएगा, पानी पड़ने से, पत्थर पड़ने से क्लास वास नहीं रुकना है। हाँ, कोई तकनीकी समस्या हो गया, मान लीजिए लाइट चला गया, अब कैमरा ही नहीं काम कर रहा है, कुछ समस्या हो गया, वो एक अलग मुद्दा है। सामान्य रूप से क्लास वास नहीं बंद होगा। ये नहीं कि पानी पड़ रहा है तो आज नहीं आएंगे सर, कुछ नहीं, ये कभी सोचिएगा भी मत। बहुत इमरजेंसी में, ये बताइए आप ही इतने दिन से पढ़ रहे, कितना दिन क्लास बंद हुआ होगा? 1-2 बार कभी कोई इमरजेंसी पड़ गया, हमको भी याद नहीं, कभी हो सकता हो गया हो, लेकिन सामान्यतः क्लास वास नहीं बंद होता है। 10-5 मिनट भले लेट होता है, लेकिन चलेगा क्लास जरूर। दूसरा बात देखिए, कल तो ऐसे का क्लास जो था हमने मना कर दिया था ना कि संडे को नहीं होगा, सैटरडे को क्लास होना था। अब अगले बार सैटरडे संडे से रेगुलर क्लास होगा। वो तो सैटरडे को ठीक रहा कि आ गए तो थोड़ा सा बता दिए, चलिए अच्छा रहा। अब सैटरडे संडे से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। अब दूसरा बात समझिएगा,
भारत में संसदीय व्यवस्था है जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा तभी तो अच्छी सरकार का चयन हो पाएगा। अब यहां पर समझिए, हर 5 वर्ष पर चुनाव होना है। अभी बताइए सत्ता पक्ष क्या करेगा? सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि को बताता है कि हमने ये किया, ऐसे किया, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है। सत्ता पक्ष तो बोलेगा ही। अब विपक्ष का क्या है? उसकी कमियों को उजागर करना। कह रहे भाई 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन लोगों का क्या हाल है? 100 रुपया किलो टमाटर लोग खरीद रहे हैं, 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का ये बुरा हाल है, कोई पेपर ढंग से हो नहीं पा रहा है। ये कौन सा गवर्नेंस चल रहा है? विकसित भारत आ रहा है जहां कोई परीक्षा ही नहीं हो पा रहा है। ये विपक्ष बोलेगा ना। ये बताइए, अब यहां पर विपक्ष सरकार की कमियों को बता बता कर ही तो जन समर्थन जुटाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो विपक्ष जो है सरकार के लिए कैटेलिसिस का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं केमिस्ट्री में आप लोग प्रैक्टिकल करते थे, कोई क्रिया धीमी चलती थी तो उसमें जो है कुछ कैटेलिसिस मिला दिया जाता था तो प्रक्रिया तेज हो जाता था। तो ये विपक्ष जो है थोड़ा सा, मोदी साहब मान लीजिए दोपहर में मन किया कि 1 घंटा सो लें, तो विपक्ष का काम है कि मोदी साहब को सोने न दे, उनको तुरंत जगाए, चलिए काम करिए। इस तरह से निरंतर कार्य करने की जो प्रेरणा है वो विपक्ष से ही आता है। और सत्ता पक्ष को भी विपक्ष का एहसान मानना चाहिए कि विपक्ष में जो है राहुल गांधी और तमाम जो लोग हैं परमानेंट आलोचना कर रहे हैं। कितना देश का सौभाग्य है, कैसा मजबूत विपक्ष आया जो सरकार को हमेशा उत्प्रेरित कर रहा है। ये बताइए, आप ही हैं, मान लीजिए कोई आपका मित्र है, जब आपको सही बात बता देता है कि देखिए आपकी कमी है इसलिए आपका पीटी नहीं हुआ है, आपके अंदर बहुत कमी है मानिए, तो आप उसको ले आके प्यार से चाय पिलाते हैं ना कि आपने कम से कम हमारा आंख खोल दिया। मान लीजिए हमें कहते हैं चाय पिलाना चाहिए उसको, लेकिन आप नहीं पिलाएंगे क्योंकि गुस्सा आपको बहुत तेज आ जाएगा। तो हमें कहते हैं, लेकिन समझदारी तो यही है कि भाई उसने आपको सही रास्ता दिखा दिया कि भाई आपका नहीं हुआ तो कोई बात है, लेकिन जानते हैं भाई साहब आप में बहुत कमी है, 4-5 कमी कहिए तो मैं बता दूं। तो हमें कहते हैं उस व्यक्ति का कम से कम एहसानमंद होना चाहिए ना। तो विपक्ष का भी एहसानमंद सरकार को होना चाहिए कि विपक्ष कम से कम जो है वो सरकार को उत्प्रेरित करता रहता है, सरकार को डांट डपट लगाता रहता है, जिससे सरकार निरंतर कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। नंबर 2, भारत में संसदीय व्यवस्था है जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है, नियत काल पर चुनाव होता है। नियत काल पर चुनाव होता है जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को बताता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को बताता है और विपक्ष कमियों को बताकर जन समर्थन जुटाता है। कमियों को बताकर जन समर्थन जुटाता है। इस तरह विपक्ष उत्प्रेरक की भूमिका में होता है। ये बताइए, समझिए जरा सा, विपक्ष कड़ी के रूप में भी तो है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि मीडिया में विपक्ष जाकर जो है आलोचना करता है, जरूरत पड़ने पर जो है धरना प्रदर्शन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, जरूरत पड़ने पर जो है संसद में आलोचना करता है, संसद में आलोचना करता है। बताइए, जरूरत पड़ता है तो कुछ कार्यक्रम बनाता है, कुछ जो है वो देखा जाए तो
विकल्प बताता है, विकल्प बताता है, विकल्प बताता है, तो हमें कहते हैं ये सब विपक्ष जो करता है उसका क्या लाभ हुआ? इससे जनता जागरूक बनती है। भाई सरकारी कार्यों की जो आलोचना होती है तो इससे जनता जो है, जनता क्या होगी? जनता इससे जागरूक होगी, जनता जागरूक होती है, जनता जागरूक होती है। ये बताइए, कुछ सच्चाई है, कुछ मान लीजिए गलती है, मैं मान लिया, लेकिन कम से कम जो है आम जनता बैठ के सुनती रहती है कि अच्छा ऐसा भी हुआ, 15,000 करोड़ रुपया माफ हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। मान लीजिए अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, हम भी देश के नागरिक ही हैं। मन में आता है ना कि हम लोग भी तो नागरिक हैं देश के। तो बताइए, हमारे मंत्री कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं, तो हम लोगों को भी जो है जनता की सेवा करने में ही लगा देते। तो बताइए, हम लोग जो जागरूक बनते हैं, इसी से तो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, इसी से तो राजनीतिक संस्कृति बनती है। ये जो राजनीतिक संस्कृति बनता है, इसी से तो नागरिक सशक्तिकरण आएगा। यही तो नागरिक सशक्तिकरण है। ये बताइए, जिस देश में नागरिक सशक्तिकरण होगा उसी देश में तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने का ही साधन हो गया, ऐसे बना लीजिए। ऐसे भी पढ़ा जाता है। भाई जनता में कुछ राजनीतिक चेतना बढ़ती है, यही तो हम लोग नहीं समझ पाए कि अरे भाई विपक्ष बोल रहा है तो उसको सुनिए तो पहले, यही तो क्या कुछ गलत बोलेगा, पूरा बात तो सुनिए। यदि पूरा बात हम लोग सुने होते और सरकार पर दबाव बनाए होते तो इतना पेपर नहीं ना आउट होता। तब तो एकदम भावना में बह रहे थे। तो हम ही लोगों की गलती का परिणाम है ना, तो हम ही लोगों को झेलना है। सरकार के जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, चला रहे हैं, उनके बच्चे को जो है अग्निवीर थोड़े न बनना है, उनके बच्चे को डॉक्टर थोड़े न बनना है, इंजीनियर थोड़े न बनना है, एसएससी की परीक्षा थोड़े पास करना है। उनको जो करना वो कर रहे हैं, उनके कार्य में तो कोई व्यवधान नहीं आया। हम लोग के कार्य में व्यवधान आ गया क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं बने, भावना में बह के झंडा लेके टहल रहे थे, हो गया ना पूरा। अब बताइए, जो पेपर ऊपर आउट हुआ है इससे मध्यम वर्ग ही तो प्रभावित हुआ है। जो बच्चा देखिए पढ़ने में अच्छा था, बेचारा कुछ नहीं बन पाया। आज जो लोग बेचारे सेटिंग वोटिंग किए, देखिए आईएएस बन गए। करना ही था, अभी जांच होगा तो पता चलेगा उनका भी। कांप गए ना वो। क्योंकि ईमानदार हैं तो कांप गए बेचारे। अब जैसे चलिए, इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी पर विश्वास करेंगे, किसी पर विश्वास करेंगे तभी विश्वासघात होता है। इसलिए किसी पर विश्वास मत करिए, डब्ट करिए, संदेह करिए। डब्ट करना चाहिए। तभी देखिए, मैं आप लोग पढ़ने के लिए आए तो मैं क्या बोला, 3-4 पानी पढ़िए, तो आप भी पढ़ने, मैं यही तो बोला 4 पानी पढ़िए, उसके बाद एडमिशन से ले लीजिएगा। पहले पढ़ना चाहिए, किसी कोचिंग जाइए तो पहले पढ़िए, 4-5 दिन पढ़िए, पुराने लोगों से मिलिए, पूछिए कि कभी जीवन में कोर्स खत्म किए हैं कि नहीं, कितना हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं, पुराना बच्चा तो बताएगा ना।
कि कितना टेस्ट लेते हैं, कितना कोर्स खत्म किए हैं, कितने दिन में खत्म कर, तो वो बच्चा बताएगा ना सही सही बात। तो 4-5 दिन जाएंगे पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। भावना बके भेड़ चाल मान लीजिए सब लोग उधर ही गिर रहे हैं कुएं में, आप भी जाके गिर गए, बाद में निकल के आके जानते हैं गलती हो गई, तो गलती हो गया तो भोगी, अब हम क्या करें, सो मेरी क्या गलती है, हम तो पहले से चेताते ही है ना कि समझदारी से काम लीजिए। अब जैसा पांचवा बात, चौथा बात समझिए, ये बताइए, आप देखते हैं कि विपक्ष वैकल्पिक सरकार है, विपक्ष जो है शैडो कैबिनेट है, पहले समझिए तब लिखिएगा। विपक्ष जो है शैडो कैबिनेट की भूमिका में होता है। अब विपक्षी जो नेता है, विपक्षी दल का जो नेता है वो शैडो प्रधानमंत्री है, छाया प्रधानमंत्री है। क्योंकि बताइए, विपक्ष यदि मजबूत है तो आवश्यक होने पर सरकार बना लेगा ना। राहुल गांधी साहब मान लीजिए कोई बात हो जाएगा तभी प्रधानमंत्री बनकर जो है संभाल सकते हैं ना। ये बताइए, यदि विपक्ष हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारे पास विकल्प नहीं होगा ना। और ऐसी दिशा में जो है वो देखा जाए तो यदि मान लीजिए जो सत्ताधारी दल है उसमें कोई तोड़फोड़ हो जाए, इधर उधर हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो हमारा देश जो है अराजक स्थिति में चला जा सकता है। तो उस अराजक स्थिति से बचने के लिए विपक्ष को मजबूत करके रखा जाता है, जिससे देश अराजक स्थिति में न पहुंचने पाए। जैसे अमेरिका में देखिए, अमेरिका में विपक्ष कमजोर नहीं होता है, ब्रिटेन में विपक्ष कमजोर नहीं होता, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा, हाशिए पर उसको नहीं ढकेल दिया जाता है। तो बताइए, विपक्षी पार्टी रहेगा तभी तो हमारे पास एक विकल्प रहेगा कि हमारे पास चलिए एक वैकल्पिक सरकार है, तभी तो हम लोग राहुल गांधी साहब को मान्यता दिलवाए कि भाई मान्यता ले लीजिए, सदन में खुद बोलिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो भी खुल के बोल रहे हैं, कहां रोक रहे हैं। लिखिए, विपक्ष वैकल्पिक सरकार के रूप में है, विपक्ष वैकल्पिक सरकार के रूप में है, क्योंकि कभी सत्ता पक्ष की स्थिति कमजोर होने पर, क्योंकि कभी सत्ता पक्ष की स्थिति कमजोर होने पर विपक्ष मजबूत होकर छाया मंत्रिमंडल के रूप में कार्य कर सकता है। छाया मंत्रिमंडल के रूप में कार्य कर सकता है। इससे देश में अराजक की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, इससे देश में अराजक की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। अराजक की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती। एक और लिख दीजिएगा, 3-4 हो गया, एक और लिखिएगा, जगह छोड़िए। और आप लोग का जो है वो नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, इसके बाद वाला 1 और 2 ले लिए थे ना, 1 और 2 ले लिए थे, ठीक है, तो 3 नंबर नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर में टॉपिक होगा मेरे समझ से। हाँ, 3 नंबर में ही होगा टॉपिक। वो जरा पोल्ट्री वाला 3 नंबर नोट्स होगा ना, हाँ जैसे पकड़ा दीजिएगा। और साथ ही साथ कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 पॉइंट लिखवाया ना, 4 पॉइंट, 1 2 3 4 हमने लिखवाया, तो 4 हमने लिखवाया तो एक यहीं पर 5 जो है, यहीं पर 3 लाइन ऐसे बना लीजिएगा, जो आपको समझ में आ जाए, सब मत उतारिएगा, जो आपको समझ में आ जाए, जो लगे कि नहीं हम याद कर सकते हैं, वो अपना। थैंक यू। ये जो टॉपिक है ये वाला, तो टॉपिक 5 में जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी जो है पीडीएफ मटेरियल होगा उसी फोल्डर में। नहीं समझ में आएगा तो कोचिंग में फोन करके आप लोग पूछ लीजिएगा। तो इसमें जो है विपक्ष की भूमिका यहीं पर कहीं लिखा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता,
और ये जो है विपक्ष की भूमिका और तमाम जो सब लिखा गया है। इसमें जो है विपक्ष का भी लिखवाया था, अभी तो विपक्ष का नेता का लिखवा दिया। संसद में विपक्ष की भूमिका, ये रहा संसद में विपक्ष की भूमिका, पेज नंबर 16। उसी में से पढ़कर जाके एक पॉइंट नोट कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है। कोई किताब तो खरीदने की जरूरत नहीं है, सब बनवा रखा हूं। मेन सोर्स में तो कुछ भटकना ही नहीं है, पीटी में भी ज्यादा नहीं भटकना है। पीटी में केवल एक बोलता हूं, बेयर एक्ट ले लीजिए बस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, उसको बेयर एक्ट बोलते हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, वही खरीद दीजिएगा। जब तक भारत है तब तक भारत का संविधान है, तब तक वो किताब आपके काम की है। ज्यादा इधर उधर खरीदना भी नहीं है। 4-5 हो गया ना। अब चलिए समस्या, विपक्ष की वर्तमान समस्या। विपक्ष की वर्तमान समस्या, अब देखिए यहां पर वर्तमान समस्या लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि जैसे राज्यों में जो स्थिति चलती है, जो केंद्र स्तर पर स्थिति चलती है, सब मिलाकर लिखना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि विपक्षी दल हमारे यहाँ जो है कभी कभी अनुत्तरदायी व्यवहार भी करता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए विपक्षी दल देखते हैं कि राज्यों में क्या करता है, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर जो है बेमेल गठबंधन भी बना लेता है। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर बेमेल गठबंधन भी बना लेता है। नीतीश कुमार जी देखिए आरजेडी से हाथ मिला लिए, फिर आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी से मिला लिए। मान लीजिए हमें कहते हैं आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में हाथ मिला लिए, तो बताइए आप पार्टी तो कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके ही आया था दिल्ली में ना। जनता तो समझती है बात को, तभी तो जनता ने एक भी सीट नहीं जीतने दिया दिल्ली से। कि क्या ये सब नौटंकी कर रखे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या आपके कहने से चलेगा? नहीं देंगे, उठ जाइए जीत जाइए। एक भी सीट निकला आप पार्टी का कांग्रेस का दिल्ली से? नहीं निकला, क्योंकि जनता ने कहा आप लोग ये काम मत करिए। भाई बताइए, सीट मिले चाहे मत मिले, कम से कम जो वैचारिक मुद्दे हैं उस पर तो इधर उधर मत होइए। आप देखे होंगे कि चलिए भाई समाजवादी पार्टी कांग्रेस का मिलन हुआ यूपी में, तो कारगर रहा ना, क्योंकि वो बेमेल गठबंधन नहीं था। यहां पर बेमेल गठबंधन था कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे, हरियाणा में अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में मिल के लड़ेंगे, हम नहीं वोट देंगे, जाइए लड़ते रहिए आप चुनाव। ये बताइए, बेमेल गठबंधन नहीं होना चाहिए। नंबर 1, भारत में विपक्षी दल कभी कभी अनुत्तरदायी भूमिका निभाता है। भारत में विपक्षी दल कभी कभी अनुत्तरदायी भूमिका निभाता है। अनुत्तरदायी भूमिका निभाता है। सत्ता प्राप्त करने आबलिक सीट जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने आबलिक सीट जीतने के लिए बेमेल गठबंधन कर लेता है। बेमेल गठबंधन कर लेता है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस और आपका गठबंधन, दिल्ली में गठबंधन लिखना चाहिए। आप कांग्रेस काट दीजिए, छोड़िए, क्या फायदा। वैसे वैचारिक मतभेद है, लेकिन हम लोगों को नंबर लेना है। जैसे दिल्ली में गठबंधन, लोकसभा 2024 के चुनाव में दिल्ली में गठबंधन, काम खत्म। पार्टी का नाम नहीं लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। 2024 में 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में गठबंधन हो गया, बस एग्जामिनर भी समझ गया, आपका काम भी हो गया, ज्यादा बेटर है। दूसरी समस्या समझिए। आप देखते हैं कि सदन के भीतर जो विपक्ष है शोर शराबा करता है, बहिर्गमन करता है, घेराव करता है, इन सब चीजों पर ज्यादा बल देता है।
अरे भाई, अभी बोला हूं कि विपक्ष का मतलब क्या हुआ। आपको हम लोगों ने बहुमत दिया है, आपको हम लोगों ने उतना सीट दिया है कि आप विपक्षी नेता के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिए। अब सदन में एकदम दहाड़ते हुए शेर की तरह बोलिए, लगे सत्ता पक्ष को कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए तो 99 सीट देकर भेजा गया है कि अब जाइए, रोइएगा मत सदन के भीतर। अब इतना सीट दे दिए हैं कि जाकर जो है शेर की तरफ बोलिए कि शेर आ गया। तो हमें कहते हैं, इसीलिए तो हम लोग वोट वोट देकर कुछ ठीक किए कि अभी प्रधानमंत्री मत बनिए, थोड़ा सा एक बार और रिहर्सल कर लीजिए। तो बताइए, विपक्ष का काम क्या है? बहिर्गमन, धरना प्रदर्शन, हल्ला शोर शराबा छोड़कर और सदन के भीतर जो है जब मौका मिल रहा है तो उस समय जो है एकदम बढ़िया से अपना तैयारी करके जाकर बहस करना है। तो अब यहां पर मान लीजिए विपक्ष क्या होता है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। अब स्पीकर निलंबित कर दिया। ये बताइए किसका पैसा बर्बाद हुआ? सरकार का, जनता का। सरकार कौन सा खेत बेच के पैसा लाई है? तो ये बताइए, हम ही लोगों का तो पैसा और समय सब बर्बाद हुआ। नंबर 2, भारत में विपक्ष, शोर शराबा, बहिर्गमन, भारत में विपक्ष, शोर शराबा, बहिर्गमन, शोर शराबा, बहिर्गमन, धरना जैसे पहलुओं पर ज्यादा बल देता है। तैयारी करके अपनी बातों को नहीं रखता है, तैयारी करके अपनी बातों को नहीं रखता है। जिससे सदन का समय और जनता का धन बर्बाद होता है, जिससे सदन का समय और जनता का धन बर्बाद होता है। तीसरा बात देखिए, हमारे यहां विपक्ष कभी कभी अवसरवादी हो जाता है। विपक्ष जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक जो है पहलुओं को उठाना शुरू कर देता है, ठोस कार्यक्रम और उद्देश्य नहीं रखता है। मोदी साहब 10 लाख का कोट पहन लिए, मोदी साहब 1200 की घड़ी पहन लिए, राहुल गांधी साहब जो है टी शर्ट पहन के आ गए सदन में। अरे उनको मन कर रहा है टी शर्ट पहन रहे हैं, उनको मन कर रहा है कोट पहन रहे हैं। इसी की आलोचना करने के लिए आपको भेजा गया था। ये तो हम लोग खुद ही आलोचना कर लेते। आप लोग तो विद्वान थे, देश के प्रति समर्पण भाव रखते थे, इसलिए आपको चुनकर भेजा गया था कि आप लोग बहुत काबिल हैं, वहां पर जाके मल्टी डायमेंशनल जो है क्रिटिसिज्म करेंगे। हमको क्या पता था कि आप कोट पैंट की आलोचना करेंगे। ये बताइए, यदि मान लीजिए इस तरह का विपक्ष यदि हरकत करता है कि मोदी साहब के परिवार की आलोचना, राहुल गांधी ने शादी नहीं किया तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया, विदेश यात्रा पर गए, अरे उनका व्यक्तिगत बात है, मोदी साहब का व्यक्तिगत बात है। कोई ठोस कार्यक्रम आपके पास नहीं है, इसी के कारण हम लोग इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका ही तो कमजोर हो जाएगी ना। अभी जो बीच में चल रहा था, मंद बुद्धि, बालक बुद्धि, बैल बुद्धि, तो बताइए बहुत अच्छा थोड़ा लगा है? ये हमारे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक थोड़े ना है। कोई व्यक्ति प्रतिपक्ष का नेता है, अब मंद बुद्धि है कि बैल बुद्धि है कि बालक बुद्धि है, बोलने दीजिए, उसका प्रशिक्षण चल रहा है ना व्यक्ति का। आप ही लोग लिख कर देते हैं, तो बताइए उसी में आप लोगों का हौसला भी तो बुलंद करता हूं। टेस्ट देते रहिए, लिखते रहिए। अब मैं मान लीजिए कॉपी पे आप लोगों का फाड़ के फेंक दूं, क्या रह जाइए? बेकार आप लोग। उससे बढ़िया टेस्ट मत दीजिए आप लोग, टेस्ट नहीं होगा। अरे सीखेंगे तब ना धीरे धीरे आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष को जो है प्रशिक्षण भी नहीं लेने देता। इधर विपक्ष भी जो है सत्ता पक्ष के जाल में फंस जाता है, पारिवारिक मुद्दों को, छोटी मोटी चीजों को, इसी में कि दुकान पर नाम लिखा गया, ये हो गया, वो हो गया, इसी में परेशान। अरे ये तो न्यायपालिका देख ही लेगा, ये तो न्यायपालिका देख लेगा।
संविधान की व्याख्या कर लेगा। नंबर 3, भारत में विपक्षी दल का नेता पिछले 10 वर्षों से नहीं बना, परंपरा कमजोर हो गई, और साथ ही विपक्ष कभी कभी अवसरवादी व्यवहार करता है। व्यक्तिगत आबलिक पारिवारिक पहलुओं को रखता है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। अरे भाई, कोई ठोस कार्यक्रम रखिए, कोई रचनात्मक चीज लाइए, कुछ लगे कि नहीं आपने उस पर गहन चिंतन किया है। इसे का देखिए, हमारे यहां जो है विपक्षी दल जो है उसमें नकारात्मक प्रवृत्तियां ज्यादा आ गई, क्योंकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक आता है तो कभी कभी विरोध के लिए विरोध किया जाता है। तो विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। आप अध्ययन करके कोई स्पष्ट वैकल्पिक सुझाव दें, सरकार को घेरने का प्रयास करें, हम बताते हैं कि कैसा विधेयक बनना चाहिए, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो हमारे यहां विपक्ष में ये सब भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं। अगला पॉइंट, विपक्षी दल में नकारात्मक प्रवृत्तियां ज्यादा हैं। क्योंकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से संबंधित विधेयकों पर विरोध के लिए विरोध किया जाता है। विपक्ष वैकल्पिक सुझाव नहीं देता। ठीक है, अब मूल्यांकन समझिए। महिला आरक्षण विधेयक जैसे 370 के संदर्भ में कुछ भी महिला आरक्षण भी लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, कोई भी विज्ञापन लिख सकते। समर्थन किया, लेकिन विकल्प नहीं बता पाए लोग अच्छा से। हाँ, और भूमि अधिग्रहण कानून वाला कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। जैसे किसानों से संबंधित कानून ज्यादा अच्छा रहेगा, किसानों से संबंधित कानून। अब देखिए, अब समझिए। पहले आप देख रहे हैं कि हमारे विपक्ष की समस्या है, तो सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि विपक्ष को भी सदन की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके प्रति विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। और जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, सब लोग मिलकर सरकार को घेरने का प्रयास करें। और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भी जो है, अभी मैं बताया कि सत्ताधारी दल का भी दायित्व बनता है कि विपक्ष की भूमिका को आगे बढ़ाए। ये बताइए, आप लोग उस दिन एसए का क्लास आए होंगे कुछ लोग। हम जो है
समीर भाई से पहले ही समझाए कि आप देखिए, यहां पर आप पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ाता हूं, मैं भी कोई प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, ये कि पोल्ट्री पढ़ाता हूं तो इतना जरूर है कि कोर्स खत्म होने के बाद जो है किसी बड़ी कोचिंग से आप कम नहीं पढ़ेंगे, किसी बड़ी कोचिंग से आप कम नहीं पढ़ेंगे। अपने को हीन दृष्टिकोण से आप मार्केट में नहीं पाएंगे कि यार मैं त्रिपाठी सर से पढ़ा हूं, मेरी तो स्थिति बड़ी खराब है, फला बड़ा कोचिंग वाला तो पोल्ट्री भयंकर जानता है, ऐसा तो नहीं महसूस करते हैं ना भाई। हमें कहते हैं ये बताइए, हम यही बात बोले कि आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, 20 क्लास लगे, 18 क्लास लगे, जितना क्लास लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये सब ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूं। आप जो है 10 टेस्ट लीजिए, 20 टेस्ट लीजिए, जितना टेस्ट लेना हो टेस्ट लीजिए, जितना लिखवाना लिखवाइए, मैं सब फोटो चेक करा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक। इस बार सैटरडे को जो ऐसे का 2 क्वेश्चन भेजे भी हैं, वो बोले कि 500-500 वर्ड आप लोग लिख कर कम से कम देंगे इस बार सैटरडे को, तो फिर वो चेक करके देखेंगे कि स्थिति क्या है, फिर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। इस बार सैटरडे को क्लास चलेगा ना, तो मैंने यही बात बोला, बोले ठीक है। हमने ऐसा करिए कि ऐसे उन लोगों के लगे कि नहीं हमारा ऐसे अच्छा है, कोर्स मत पूरा करिएगा, कोर्स तो पूरा करके लोग घूम ही रहे हैं। ये बताइए, कोर्स लोग पूरा किए हैं, अभी बोल देंगे कोई ऐसे लिखने के तो लिख पाएंगे लोग? 90% लोगों की तो स्थिति वैसे ही है। तो अब यहां पर जब सुझाव लिखिएगा तो व्यवहारिक सुझाव लिखिए, मैं लिखवा दूं। उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए, उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि, उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि विपक्षी सदस्यों को प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। समान विचारधारा वाले लोग आपस में मिलकर दबाव बनाएं, समान विचारधारा वाले लोग आपस में मिलकर दबाव बनाएं, समान विचारधारा वाले दल आपस में मिलकर दबाव बनाएं, और सत्ताधारी दल भी विपक्ष की भूमिका को आगे बढ़ाए, सत्ताधारी दल भी विपक्ष की भूमिका को आगे बढ़ाए, जैसे विपक्ष को बोलने का ज्यादा समय दिया जाए, विपक्ष को बोलने का ज्यादा समय दिया जाए, और विपक्ष भी ईमानदारी से अपनी बातों को रखे, विपक्ष भी बिना दबाव के, विपक्ष भी दबाव रहित होकर या बिना दबाव के, दबाव रहित होकर अपनी बातों को रखे। ठीक है, दबाव रहित होकर अपनी बातों को रखे। ये नहीं कि ईडी और सीबीआई के दबाव में आ गए कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, मत भेजिएगा। तो दबाव में ना आए, विपक्ष भी खुलकर अपनी बातों को रखे। अरे ठीक है, आप राजनीति में आए तो 2-4-10 बार जेल जाएंगे, ये तो सामान्य सी बात है, उसमें कौन सी बात है? तो खुशी खुशी आपको जेल जाना चाहिए, ये तो आपका सौभाग्य है कि आप देश के लिए जो है जेल जा रहे हैं।
देखिए ऐसा है, बिना अपराध किए हुए जाएं चाहे अपराध करके जाएं, देश के लिए ही तो आप गए। नेल्सन मंडेला साहब बोले कि भाई यदि जेल नहीं गया होता तो हमको कोई राष्ट्रपति थोड़ी न बनाता। तो जेल जाना तो आपके लिए सौभाग्य है। आराम से वहां पर लिखिए, पढ़िए, अपना सीखिए। हाँ, अच्छी लाइब्रेरी भी है।